बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जानिब इसराइल फ़लस्तीन के बाद लबनान के ऊपर हमला हुआ है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से बात आ रही है कि वो इसराइल के साथ राब्ते में थे, उसे तस्लीम करना चाह रहे थे। ये कोई और नहीं, यरूशलेम पोस्ट का दावा है। इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन ज़रूर क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी बात ना पाकिस्तानी कबूल करेंगे, ना उनकी सियासत में मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मईशत के ऊपर। हमारे साथ 3 मेहमान होंगे, अलग अलग मौज़ूआत के ऊपर उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब होंगे, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ्लरिश कर रही है, कब तक करेगी, वजह क्या है, क्या नए कारोबारी अफराद, नए सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सरमायाकारी के लिए तैयार होंगे, या अभी तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी मसनूई ऑक्सीजन की बुनियाद पर चल रही है। इसके साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे खाकान नजीब साहब, उनसे बात करेंगे IPPs का मामला। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बड़ी बेज़ाब्तगियाँ, होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। क्या इंकशाफात हैं, खाकान नजीब साहब से पूछेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अनवर काशिफ मुमताज़ साहब की तरफ चलेंगे, पाकिस्तान टैक्स बार के सदर हैं, और मामला ये है कि इनका दावा है, अनवर काशिफ साहब का दावा है कि हुकूमत टैक्स पेयर्स को तंग कर रही है, हालांकि हुकूमत को सहूलत देनी चाहिए। डॉक्टर सलमान शाह साहब से इब्तिदा करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स के अंदर से है। तो सर, एक जानिब हम माशी तौर पर परेशान हैं, माशी लोगों के मामलात ख़राब हैं, बहरान का एक शिकार दिखाई देते हैं। सुना है हुकूमत दावा करती है कि उससे निकलने की भी कोशिश में वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर, स्टॉक मार्केट का अगर मामला देखें तो क्या ये इसका इस तरह चलना, स्टॉक मार्केट का फ्लरिश करना, बढ़ना, ये कोई इंडिकेटर है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे के अंदर किसी माशी तरक्की का? देखिए, एक इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। एक तो आपका IMF के साथ जो प्रोग्राम में प्रोग्रेस हो रही है, और उम्मीद बन रही है कि अगला प्रोग्राम नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आ जाएगा और वो अप्रूव हो जाएगा, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो स्टॉक मार्केट को इंक्रीज कर रही है। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट्स कुछ कम होने शुरू हो गए हैं। 450 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी कम हो चुके हैं, तो उम्मीद ये है कि और कमी आएगी, तो उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है स्टॉक एक्सचेंज पे। और तीसरी जो मेरे नज़र में बहुत बड़ी बात है वो ये है कि अभी भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत अंडर वैल्यूड है, और उसका मतलब ये है कि जो कंपनीज के मुनाफे हैं उनके हिसाब से उनकी जो शेयर प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हम फाइनेंस में एक देखते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशियो, कि कितनी अर्निंग्स हैं और उसके ऊपर कितना मल्टीपल आपको कीमत शेयर प्राइस में मिलता है। तो पाकिस्तान का प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो अभी भी 4, 5, 6 के रेंज में है, और एशिया में ये अगर आप देखें ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में, इंडिया की इकोनॉमी में, तो ये रेंज करता है 14 से 20 टाइम्स। तो अभी भी पाकिस्तान की जो वैल्यूएशन है वो बहुत कम है, और उम्मीद जो इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अल्टीमेटली हालात, पॉलिटिकल हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जो भी इस वक्त हम पॉलिटिकल इंतशार देख रहे हैं या पॉलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं, मार्केट समझ रही है कि ये लीडरशिप जो है ये मसले हल करेंगे और तसादम की तरफ नहीं जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी उन्होंने असेस की है कि तसादम नहीं होगा, और कुछ सेटलमेंट, ये पॉलिटिकली सेटल चीज़ें हो जाएंगी। तो इन चीज़ों के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश चल रही है। अगर इस दौरान सर, लेकिन सर ये बताइएगा सर, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहां डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्टॉक मार्केट का इस तरह फ्लरिश करना या उसका जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करना, ये मईशत की बेहतरी का इंडिकेटर भी है या ये एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है? देखें, जो कंपनीज हमारी स्टॉक मार्केट पे हैं और जिनमें इस वक्त तेज़ी आई हुई है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बैंक्स जो हैं उनकी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स चल रहे हैं,
उसके बाद आपकी जो दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें आपकी एनर्जी भी है और आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फिर आपकी टेक्सटाइल वगैरह, तो ये सारे फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, इनकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है और इस प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पे आगे चल के इनकी प्राइसेस जो हैं वो और ऊपर जाएंगी। सो आई थिंक इस वक्त जो ओवरऑल मैक्रो कंडीशन है इकोनॉमी की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नई कंपनीज नहीं बन रही, नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो फ्लरिश कर रही हैं, वो काम उनका चल रहा है। सो आई थिंक कि बेसिकली अगर हमारा पॉलिटिकल सेटलमेंट कुछ हो जाती है और IMF प्रोग्राम भी हो जाता है और इसके साथ गवर्नमेंट जो है अपना कोई रिफॉर्म एजेंडा भी सामने लेके आती है, क्योंकि देखें इन्वेस्टर्स को नज़र आ रहा है कि अब हम और नीचे नहीं जा सकते और अब रिफॉर्म इज़ नाउ और नेवर वाली बात है कि अगर अभी भी हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी रिफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये सारी एक किस्म की होपफुल चीज़ें हैं और इसके ऊपर हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर हमने इस पे सर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अभी तक जो इन्वेस्टर है वो पुराना इन्वेस्टर है, नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा। तो अगर पुराना इन्वेस्टर खुश हो, फ्लरिश कर रहा हो, चल रहा हो, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा हो, मार्केट के अंदर उसको प्रॉफिट्स मिल रहे हो, लोग उसके साथ खुश हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो सर ये चीज़ इनकरेज करती है मार्केट डायनामिक को देखते हुए कि नया इन्वेस्टर भी पाकिस्तान के अंदर है? जी बिल्कुल इनकरेज करती है, बट इसके साथ जो मसला है नए एंट्रेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली फॉरेन जो इन्वेस्टर है या चाइना का इन्वेस्टर है, और वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल पॉलिटिक्स के से वो खासा डर रहा है। एग्जिस्टिंग जो बंदे हैं उनको वो तो यूज्ड टू है ना कि पाकिस्तान में जो भी लाते हैं उसको उन्होंने देख लिया और जो नया इन्वेस्टर है वो जब देखता है कि हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई सीज मेंटेलिटी है, पुलिस है हर जगह पे, तो वो एक सिक्योरिटी के ऊपर जो एम्फेसिस दिया जाता है हमारे एयरपोर्ट्स पे और दूसरी जगहों पे, और फिर भी हमारी खबरें आती हैं कि सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक ज़रा बहुत बड़ा हर्डल होता है। और उसके साथ साथ सर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए? सर देखिए इसमें तो चंद चीज़ें हैं कि IMF प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छी रिफॉर्म्स करें, पर्टिकुलरली हुकूमत को डाउन साइज करें, डीरेगुलेट करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेहतर करें, और ब्यूरोक्रेसी का रोल इकोनॉमी में है वो ख़त्म करें। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी गवर्नमेंट के पास ये मेजर रिफॉर्म्स करने के लिए। और सर आपने एक बात की कि ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है वो इकोनॉमी के अंदर कम करें। सर हुकूमत ने एक फैसला किया है कि माहिरीन को, हर सेक्टर से माहिरीन को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, और मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो चलाएंगे, और उन्होंने पहले IT के अंदर किया भी है इस तरीके से। तो सर इकोनॉमी को भी आप समझते हैं कि माहिरीन को ही चलाना चाहिए बजाय इसके कि वही ब्यूरोक्रेट जो कभी पुलिस में होता है अचानक जो है वो आके इकोनॉमी में आ जाता है, फिर वो PSP अफसर होते हुए जब इकोनॉमी के बाद फिर कहीं और चला जाता है, फिर FIA के अंदर जाकर लग जाता है। तो हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी इस तरह से आगे पीछे शफल होती है कि एक DC आकर जो है वो इकोनॉमी को संभालने लग जाता है। तो सर हुकूमत का ये फैसला आपको लगता है कि कोई सूदमंद साबित होगा? देखिए हुकूमत ने अभी कमेटी बनाई थी जिसपे कैसर बंगाली साहब थे और वो रिज़ाइन करके चले गए हैं, तो उससे तो इंडिकेट होता है कि वो ज़्यादा रोल ब्यूरोक्रेसी का कम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो करना पड़ेगा, उसमें एक तो रोल कम करने का मतलब ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेट को उठा के आप कोई टेक्नोक्रेट उसकी जगह लगा दें। सबसे पहले उसका मतलब ये है कि डीरेगुलेशन करें ताकि ज़रूरत ही ना हो किसी ब्यूरोक्रेट की या टेक्नोक्रेट की कि वो बैठ के वहाँ पे डिसीजंस करे कि प्राइवेट सेक्टर ने
कुछ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। सो डीरेगुलेशन आपको करने की बहुत ज़रूरत है। आपको सरकारी जो कारखाने हैं और उसकी प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आपको ज़रूरी है कि आपने जो बंदिशें लगाई हुई हैं इंपोर्ट्स के ऊपर और स्टेट बैंक जो ट्रेड के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर टाइप चीज़ें लगाई हुई हैं उसको ख़त्म किया जाए और टैरिफ्स को भी नीचे लेके आया जाए। सो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ट्रेड के वो ठीक किए जाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद फिर जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान का, वो एक यंग पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन को इक्विप किया जाए कि वो एक तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रही है, यानी कि देहातों से लोग जो हैं वो शहरों में आ रहे हैं और ज़्यादातर यंग लोग शहरों में आके नौकरी की तलाश में आते हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन है इसका हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है और इसको अगर हम प्रॉपरली फैसिलिटेट करें और इसके इर्द गिर्द अपनी प्लानिंग करें, हर डिस्ट्रिक्ट के प्लान्स हों जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट का पोटेंशियल जो है उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पोटेंशियल को भी निकालें, डोमेस्टिक पोटेंशियल को भी निकालें। तो अर्बन इकोनॉमी के ऊपर हमें पूरा प्लान होना चाहिए और साथ साथ हमारे पास रूरल इकोनॉमी का भी प्लान होना चाहिए कि जहाँ से लोग ये आ रहे हैं वहाँ पे कम लेबर के साथ ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है और उसमें एफिशिएंसी, कम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ों पे फोकस करें। साइंस को लेके आएँ, टेक्नोलॉजी उसमें डालें, बीज अच्छे लेके आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और अगर आप यही ज़हन में सोचें कि अल्टीमेटली 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होना चाहिए तो देन अंग्रेज़ी में कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। फिर तो आप बिल्कुल सर, हर किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है, ज़रूरत भी है, तो ये करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बस एक आखिरी चीज़ पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा सर। यूएस के अंदर जो है वो 4 साल बाद शरह सूद में कमी हुई है, सर पाकिस्तान में भी हुई है। तो सर ये क्या आलमी हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि शरह सूद इतनी बुलंद के साथ अब गुजारा नहीं होगा, या दोनों मुल्कों के सिनेरियो को अलग अलग देखा जाएगा? नहीं, ओवरऑल ग्लोबली भी बहुत एक्सटर्नल शॉक्स पड़े हैं, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं, कोविड की वजह से अमेरिका में बहुत मसले आए, चीन में बड़े मसले आए, फिर अमेरिका और चीन की जो आपस में जियोपॉलिटिक्स चल रही है उससे भी एक डिसएंगेजमेंट हो रही है ग्लोबल तजारत में। तो सारे के इम्पैक्ट्स अमेरिका में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बाकी दुनिया में भी हैं। और इसके साथ साथ फिर अपनी पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस भी हैं। मसलन पाकिस्तान में क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपने डेट के ऊपर इकोनॉमी को चलाया, बहुत अरसे के लिए चलाया, तो वो डेट अनसस्टेनेबल हुआ है। इसलिए उसको काबू में लाने के लिए एक तो ये है कि हुकूमत के अखराजात कम करने की ज़रूरत है। जो हम डाउन साइजिंग की बात कर रहे थे वो ऐसी नहीं है कि हम ये बात करते हैं, लेकिन वो ज़रूरत है इकोनॉमी, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा कर्जे हैं। कर्जे लेके ब्यूरोक्रेसी के लिए कर्जा लेना तो आई थिंक अच्छी एक डिसीजन नहीं है। तो आपको ब्यूरोक्रेसी को कम करना चाहिए, डीरेगुलेट, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ये चीज़ें सारी हमने करनी है। और ये दुनिया पहले कर चुकी है, ये 90s में हो चुका है। ये काम हमने डिले करते करते अब 2024 गुजरने वाला है, अभी तक नहीं ये काम किए, तो अब टाइम है कि इसको कर लें। सर थैंक यू वेरी मच सर। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वैस लगारी साहब ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि IPPs के हवाले से खुशखबरी देंगे। हमने देखा कि मुल्क में धरने भी हुए, एहतजाज भी हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर ने भी एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि IPPs के हवाले से मुआहदों पर नजरसानी की जाए। खाकान साहब, क्या सूरत हाल है? बड़ी खबरें चल रही हैं, आप भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं सर टीवी के ऊपर, क्या अपडेट्स हैं सर? देखिए फौद, बात यह है कि अगर आप जायजा लें जाकर के हमने किया क्या, तो हमें अंदाजा होगा कि हमने शायद पॉलिसी साजी में बहुत ही जिसे कहेंगे जो हमें इनपुट देनी चाहिए थी 94 की पॉलिसी में भी, 2002 की भी पॉलिसी में हम नहीं दे पाए और हम उनको ठीक तरह से फ्रेम नहीं कर पाए। आप ये खुद सोचिए कि 17% रेट ऑफ रिटर्न डॉलर बेस्ड था, पहली बात। फिर इन प्लांट्स में बहुत सी ओवर इनवॉइसिंग जो थी वो दिखाई दे रही थी, पर हम उसको भी जाकर जिसे कहेंगे बगौर जायजा ना ले सके। तीसरी बात, आज तक हम इनका कभी हीट रेट ऑडिट, कभी फोरेंसिक ऑडिट नहीं कर पाए। फिर हमने कंटिन्यू किया इसी पॉलिसी में, 2015 में भी किया, डॉलर बेस्ड रिटर्न में रहे, जो लोकल भी थे उनको भी ये रिटर्न देते रहे। 2015 में तो ऐसा भी हुआ है कि 25 साल के प्लांट्स हैं, हम 10 साल में उसकी डेट रीपेमेंट करने जा रहे हैं, जिसका एक बड़ा बोझ आज हमारे सामने है। इसमें यकीनन हो सकता है कलूसिव बिहेवियर ऑन आवर साइड एंड ऑन देयर साइड हो, पर रेगुलेटरी इनकॉम्पिटेंस जो है वो भी आपको दिखाई देगी। आपने कभी भी, और मैंने हमेशा टेबल पर गवर्नमेंट की बैठ के भी कहा है कि यार वी मस्ट हैव कंपेटिटिव बिडिंग एंड नॉट द अदर वे अराउंड। फिर हमने 2017-18 में ये इस मॉडल पे मूव कर भी गए, पर आप ये देखिए कि कितना हम स्टेट को हम ये कर नहीं पाते और फिर हम वापस चले गए इस मॉडल से निकल कर। इसका मतलब है कि हम कंपेटिटिवली ये प्लांट्स नए लगाने के काबिल फिर भी नहीं हो सके। अब जहां खड़े हुए हैं, देखें वे फॉरवर्ड ऑब्वियसली ये है कि एक मॉरल परसुएजन है जिस पे बेस करके अगर ये सारा डेटा हो, मसला एक एग्जांपल देता हूं, आप एक डेटा मेरे सामने रखिए ना, मेरा IPP है, आप मेरे सामने डेटा रखिए कि जब 2002 में या 2015 में या 94 में जब पाकिस्तान में प्लांट लगा, तो अगर साउथ एशिया में एक और प्लांट लगा, वही स्पेक्स का प्लांट लगा, तो क्या वो उसी $100 मिलियन का लगा या वो कम कीमत का लगा? क्या ओवर इनवॉइसिंग का आंसर था? यू वुड हैव टू बाय दिस डेटा, इट्स एक्सपेंसिव। जहां तक मुझे याद है एक टास्क फोर्स ने ये डेटा खरीदने की भी कोशिश की और हम नहीं खरीद पाए। आई डोंट नो व्हाई। अब जो टास्क फोर्स है उसको ये डेटा खरीदना चाहिए। ये तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू है कि मुझे ये डेटा मेरे साइड पे होना चाहिए, तो मैं फिर आपसे बात करूंगा कि फवाद साहब ये है डेटा मेरे पास। हीट रेट ऑडिट कराने में तो किसी को कोई मुजायका नहीं होना चाहिए ना, ये काम रेगुलेटर का है। अब 94 को टेक और पे से निकाल के टेक एंड पे या बंद कर दीजिए, उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। 2002 के मेरे ख्याल है 2-4 प्लांट जरूर ऐसे होंगे जिनकी मुद्दत पूरी नहीं होगी, उनका 3-4% होगा ये 2100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट का। इसमें से निकलिए, इसको भी आने वाले दिनों में या कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए और टेक एंड पे ले जाइए। 2015 इज द रियल इशू, जो आखिरी पॉलिसी के अंडर 2017 तक लगते रहे हैं पावर प्लांट्स, उनकी डेट रीप्रोफाइलिंग होने वाली है, हीट रेट ऑडिट, ओवर इनवॉइसिंग का आंसर, ये सब जो है डेटा आप चेक कीजिए और उनकी जो मुद्दत है उसको लॉन्गर कीजिए। जो कोल के पावर प्लांट्स हैं उनको अगर लोकल कोल पे, पर फिर आपको बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, वो आपकी कॉस्ट में आएगा, तो अच्छी तरह सोचिए कि उसको कैसे संभालना है। अगर ये फाइनेंस नहीं करने को तैयार करंट जो IPPs हैं, तो आप ये फाइनेंसिंग कहीं बाहर से लेकर उनको वापस कर दें और लॉन्गर टर्म पे ले जाएं। मैं तो अब आपके सामने वो ऑप्शंस रख रहा हूं जो पाकिस्तान को अवेलेबल हैं। देखिए बात तो बड़ी ये है कि ये ठीक है कि हमारी कोताहियां हैं, हमने इतने महंगे जिसे कहेंगे प्रॉफिट्स ऑफर किए हैं जो आज हम देने के काबिल नहीं है, और ये इतना बड़ा बोझ बोथ इन डॉलर टर्म्स एंड लोकल टर्म्स बना हुआ है। अब इसको एमिकेबली कहीं एंड पे लाना है। पर दूसरी बात ये भी दुरुस्त है कि ये ओवर इनवॉइसिंग के पावर प्लांट्स हैं, 17% गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न है। आखिरी बात इस पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, खुदारा गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न, गवर्नमेंट की मरात याफ्ता रेंट सीकिंग प्राइवेट सेक्टर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकली है यार पाकिस्तान को कंपेटिटिव। लेकिन खाकान साहब मुझे एक चीज समझाइए इसमें, मैं समझना आपसे चाह रहा हूँ सर। जिस वक्त हमने इन पावर प्लांट से मुआहदे किए, हम उस वक्त बिजली के बदतरीन बहरान में थे, तो सर क्या उस वक्त जो निगोसिएशंस थी वो मजबूरी के हिसाब से की गई, अगलों ने भी हमारी मजबूरी से खेला, हमारे वाले भी परेशान थे, या इसमें आपको कहीं लगता है कि कॉम्पिटेंसी का इशू भी था कि जिस वक्त डीलिंग की जा रही थी? ऑल दी अबव। प्रेशर था, जरूर था, पर हमारी भी कॉम्पिटेंसी का लेवल वो नहीं था
कि हम इस चीज़ को बहुत ही कॉम्पिटेंटली कर सकते। रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत कमज़ोर था क्योंकि हमारे रेगुलेटर्स नेसेंट थे, तो कोई कंपेटिटिव बिडिंग में भी नहीं जा सके। ऑल दी अबव। और दूसरी बात यह कि इस मुल्क को कंसिस्टेंटली हमने हुकूमत का इकोनॉमिक मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है, मैक्रो स्टेबिलिटी। क्योंकि बार बार मैक्रो स्टेबिलिटी हमारी खराब हो रही होती थी तो हमें प्रेशर आता था। जैसे अभी हमने 11% पे जाके बोरो किया या बोरो करने की इंटेंशन दिखाई है एक फॉरेन बैंक के साथ, of course there is a pressure to do the IMF program। ये है वो तनाजुल, आज भी उसी तनाजुल को देख लीजिए। पर मुझे ये बताइए कि 10 या 11 साल हो गए हैं, मैं हुकूमत में बैठ के ये कहता था कि खुदारा ये सिंगल बायर मॉडल से तो निकलें, ये गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न से तो निकलें। आज भी उसी मॉडल पे हैं और एक स्टोरी 11 साल से रेगुलेटर दे रहा है CTBCM के हम कंपेटिटिव बिडिंग मॉडल पे जा रहे हैं, मल्टी बायर मल्टी सेलर होगा। As I speak with you, we haven't gone. So इन चीज़ों को फॉरवर्ड जब प्रोग्रेशन करें इस सेक्टर में तो इसको ठीक करें। अब क्या ये सारे काम अब आप अच्छा मुझे खाकान साहब एक चीज़ इसमें समझाइएगा। खाकान साहब मैं ना इसमें एक चीज़ और भी समझना चाह रहा हूँ। देखिए मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ एक आम आदमी के सवाल हैं, हम कोई माहिराना बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम माहिराना बहस में जाते हैं तो फिर आम आदमी से दूर हो जाते हैं, फिर एक एकेडमिक बहस शुरू हो जाती है। सर लोग ये पूछते हैं कि आपने इनके साथ जो मुआहदे किए क्या किसी को नवाजने के लिए किए, क्या इसमें कोई कुछ ख़ास ख़ानदानों को जिसकी लोग बात करते हैं उनको नवाजने के लिए ये मामलात किए गए, ये इसमें कहीं नवाजने का मामला भी है? जिस तरह मैं कॉम्पिटेंसी के ऊपर और जो है वो जो नीयत है उसके ऊपर तो बात कर चुका हूँ, लेकिन कहीं आपको ये फील होता है कि कुछ मखसूस लोगों को, कुछ मखसूस जो है वो कारोबारी लोगों को नवाजने के लिए भी सब कुछ किया गया? सर देखिए फौज, इस पर तो मैं तब कमेंट कर सकता हूँ कि मैं एग्जैक्टली वो माहदे देख रहा हूँ और उनमें से गो थ्रू कर रहा हूँ। मतलब आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकर्स, मैं रिस्पॉन्सिबल जवाब ये दूंगा। नहीं सर कि नहीं खाका साहब वो उसका जवाब कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन मजीद कर दूं। सर उसका जवाब बड़ी आसानी से बनता है कि जब आप किसी चीज का कोई सर पैर ना देखें तो फिर इसका मतलब जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ठीक है कि किसी को नवाजने के लिए किया होगा, कि जब उसका कोई मेरिट नहीं है, जब उसका कोई जो है वो कोई उसकी रीजन नहीं है तो फिर इसका मतलब किसी को नवाजने के लिए किया गया है। तो आप देखिए इसका मतलब इस तरह लीजिए कि हम हमेशा एक इस तरह की एटमॉस्फेयर में चला रहे हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह इंडक्ट करना है और उसको करने के लिए मरात, इंश्योरेंसेस, गारंटीज ये सब गवर्नमेंट खड़ी कर रही है और उन रेट्स पर कर रही है, रेट ऑफ रिटर्न पर, रिटर्न ऑन इक्विटी पर, जो कि बाद में जाके अनटेनेबल हो गया। इस मॉडल को ही तब्दील कर दीजिए, इससे निकलिए कि ये जो एक बन गया ना कि जी प्राइवेट सेक्टर ने सारा काम करना है, यार ऐसा नहीं है। हुकूमत का काम एक कंपेटिटिव मार्केट बनाना था, आपने ना कभी कंपेटिटिव बिडिंग की। अब उसको आप ये कह दें कि हमारी कॉम्पिटेंस नहीं थी या हम किसी को फायदा दे रहे थे, आज भी वही स्ट्रक्चर है कि जैसे आप कहते हैं ना हम इकोनॉमिक जोन्स में इतने बेनिफिट देना चाहते हैं। अगेन दिस इज द सेम वे, आपको बॉटम अप अपने मुल्क को ठीक करना है। आपने आज तक हाइड्रो को इग्नोर किया, न्यूक्लियर को इग्नोर किया, आपने आज तक स्मॉल डैम्स भी नहीं बनाए और वहां ला मुल्क को खड़ा किया, जबकि इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड गैस और इवन प्लांट्स जो लगे वो इंपोर्टेड मनीज पे लगे और उनका रिटर्न सारा बाहर जा रहा था। ये टेनेबल स्ट्रक्चर ही नहीं था, किसी ने कोई इस पे स्टडी भी नहीं सर। लेकिन एक चीज खाकान साहब, इसमें एक काइंडली मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपसे माजरत खाऊं, लेकिन एक चीज मुझे और सर इसमें फरमा दीजिएगा। आपने कहा कि जी गवर्नमेंट सेक्टर को जो वो एम्पावर करें, रेगुलेटरी उसकी ठीक हो, लेकिन सर हम तो ये सुनते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ गवर्नमेंट शुरू कर दी है, गवर्नमेंट ने वो चीज़ें भी गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले ली है कि जो उसके करने की नहीं थी, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुनाफा कमा रहा है, मुल्क की तरक्की के लिए वो ऐसे इकदाम नहीं कर रहा कि जिसको हम इन्वेस्टमेंट के तर्ज में लें। तो सर आप यहाँ पर कहते हैं कि ये इक्वेशन बनती है कि गवर्नमेंट सेक्टर को जो है वो मजबूत किया जाए, प्राइवेट को हटाया जाए। यही तो एक स्टोरी है। देखे ना, तीन चीजें हैं बड़ी क्लियरली। पॉलिसी साजी सरकार ने करनी है, पॉलिसी साजी की कमजोरी है ना, 94 की भी, 2002 की भी और 2015 की भी, वेयर वी स्टैंड टुडे, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती हैं। रिटर्न्स, गारंटीज, इंश्योरेंसेस, हीट रेट ना कराना, ये सब पॉलिसी साजी की कमजोरी है। अब आ जाए रेगुलेटरी स्ट्रक्चर पे, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में कंपेटिटिव बिडिंग ना कराना, अपफ्रंट टैरिफ्स, अगेन वो हीट रेट ऑडिट करवा सकते थे, ये आपके रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स की वीकनेसेस हैं। कमर्शियल काम तो करना है प्राइवेट ने,
क्या वो गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स पे करेगा या एक कंपेटिटिव मार्केट में करेगा? कोशिश ये कह रहा हूं कहने की कि ये सोचिए कि आपको अपनी एनर्जी सेक्टर में सारे डिविजन्स में कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। रेगुलेटरी रिजीम्स को बड़े अदब से कहता हूं, पार्किंग स्लॉट्स ना बनाइए फॉर रिटायर्ड पीपल। आई मीन रियली ये बड़ा ही एक्सपर्टीज का काम है। दुनिया भर में बड़े कम लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये फेलियर आपको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के फेलियर में ले आया है। अब इससे निकलने के लिए 10 साल से एक कंपेटिटिव प्राइसिंग मॉडल बनाना है पाकिस्तान में, मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल बनाना है पाकिस्तान में। ये सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे। जो डिस्कोज हैं वो हुकूमत को नहीं चलाने चाहिए, वहां तो हम एग्री करते हैं, पर पॉलिसी साजी और स्टेट रेगुलेशन तो गवर्नमेंट ने करना है ना, सरकार स्टेट ने करना है। ये है एक ओवरऑल तनाजुब। एक आखिरी बात, ये एक एनर्जी सेक्टर की सप्लाई साइड का इंपॉर्टेंट जुज़ है आईपीपीज़ की निगोशिएशन पर। हम अपनी कभी भी निगाह नहीं उठा सकते टैरिफ रिफॉर्म पे, हम कभी भी निगाह अपनी डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान की सब्सिडी रिजीम को टारगेटेड ले जाने में, इन चीज़ों से कभी भी निगाह नहीं उठा सकते कि वो करेंगे तो ये बेहतर होगा। इससे ये कोई देयर इज नो सिंगल सोल्यूशन टू द पावर एनर्जी सेक्टर एज अ होल इन पाकिस्तान, बट ये सारी जुजियात हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। सर थैंक यू वेरी मच, सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं, कुछ टैक्स अमूर के ऊपर बात करते हैं। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, सदर पाकिस्तान टैक्स बार, उनसे बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत कहती है कि टैक्स चोरों पर 10 लाख तक का जुर्माना करेंगे। पाकिस्तान टैक्स बार कहती है कि हुकूमत सहूलतें दे, जुर्माने करने और तकलीफ देने के बजाय टैक्स पेयर्स को कुछ ऐसा माहौल फराम करे कि जहां वो अपने आप को आसान महसूस कर सकें। मेरे साथ मौजूद है अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, सदर है पाकिस्तान टैक्स बार के। उन्हीं का बयान था जो मैंने आपको बताया कि हुकूमत टैक्स दहिंदगान को सहूलत दे, जुर्माने ना करे। अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हुकूमत अगर आपको जुर्माने ना करे, आपसे मेरी मुराद हमें भी करेगी, ज़ाहिर है मैं भी टैक्स पेयर हूँ, अगर जुर्माने ना करे तो लोग टैक्स देने पे तैयार नहीं है। सर बहुत बड़े बड़े गैप नज़र आ रहे हैं सेल्स टैक्स के अंदर, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, जो कस्टम ड्यूटी के ऊपर, इस तरह की दीगर चीज़ों के अंदर, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर की एक रिपोर्ट आई है। सर देखिए बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने मौका दिया। बेसिकली इशू ये है कि हुकूमत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नॉन फाइलर और फाइलर में फ़र्क पैदा करना पड़ेगा उनको। कुछ लोग फाइलर्स हैं जो कि ATL लिस्ट में आते हैं। मैंने कहा कि लास्ट ईयर तक वो एक्टिव टैक्स पेयर थे। इस वक्त उन्होंने अपने 90% से ज़्यादा अगर सैलरीड के लोग ले लूँ तो उनके लोगों ने, एम्प्लॉयज़ ने उनकी सैलरी से टैक्स काट लिया है। तो रेवेन्यू कलेक्शन का जो एलिमेंट है वो 10% ही रह गया है। उसके अलावा भी जो लोग हैं उन्होंने एडवांस टैक्स की मद में टैक्सेस अपने पे कर दिए हैं। अब अगर उनके प्रोसेस में कोई रिटर्न फाइलिंग में, इसलिए कि देखें आपको भी पता है बैकग्राउंड में ये होता था कि कोई डेट जो है उसको मॉनिटर नहीं करता था, डेट्स बढ़ती रहती थी, लोग जो हैं वो उसका एक आदत बन गई थी। तो अब अगर लोगों ने आना शुरू किया है, लोग फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल हो रहे हैं, तो ये अगर इस तरह के आप मैसेजेस देंगे तो फिर वो जो लोग जिनको हम नॉन फाइलर्स कहते हैं, जो इस रिट को चैलेंज करते हैं, जो FBR को चैलेंज करते हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज को चैलेंज करते हैं, वो तो फिर उनको तो फिर मौका मिल जाएगा कि लोग कहेंगे भाई आप तो बेवकूफ़ हैं, आप क्यों गवर्नमेंट के मसाइल में डर रहे हैं। मैं तो नॉन फाइलर लेके ना मुझे रिटर्न फाइल करना है, ना मेरा असेसमेंट होना है, ना मुझे नोटिस आना है, ना मुझे पेनल्टी लगनी है, ना मेरा सिम बंद होनी है, ना मेरा इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होना है, तो मैं तो आराम से घूम रहा हूँ। तो ये जो जाती नज़र आ रही है, जो एक इखलाकी जिसे हम कहते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो लोग जो आपके रेगुलेशन को फॉलो करें, वो लोग जो आपके एक्सचेकर को टैक्स दें, उनको गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। उनके लिए ऐसे हार्श बयानात कि हम उनकी सिम बंद कर देंगे, आप ज़रूर कहें कि आप टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट है, आप फाइल करें, आप उनको इनकरेज करें, आप उनको मोटिवेट करें, आप उनके लिए मौके फराहम करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उनको कहें कि आपको यूटिलिटी बंद कर देंगे, आपका सिम भी बंद कर देंगे। तो ये मेरा ख्याल में हुकूमत की तरफ से ये बहुत सख्त बयान है और इसके कोई फ़ायदे नहीं होंगे, इसके नुकसान ज़्यादा होंगे।
सर ये तो इंडिविजुअल्स की बात हो गई। सर जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, खासतौर पे जिस तरह से मैंने टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र किया, सर वहाँ पर बड़ी बेकायदगी सामने आती है कि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, उसमें सर 700 अरब की हुकूमत समझती है कि कमी, IFBR समझती है कि 700 अरब रुपए जो है उसका शॉर्टफॉल है, उसका जो है डिफरेंस आ रहा है। तो सर ये बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं ये भी तो आराम से बैठे। इंडिविजुअल्स की तो बात आपकी ठीक है कि इंडिविजुअल्स को जो है वो राग़िब करना चाहिए टैक्स की तरफ बजाय इसके भगाएं, लेकिन ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं इनका क्या करें? व्हाइट एलिफेंट बनाए ये हुकूमत ने खुद बनाया ना। एग्जेम्पशन किसने दिया टेक्सटाइल को? किसने उनको जीरो रेटेड दिया? किसने उनको जो है ना फैसिलिटेट किया? जहां भी एग्जेम्पशन की प्रोविजन आती है दुनिया में, कहीं भी कारोबार करने के लिए एग्जेम्पशन नहीं ली जाती। ये हमारे ही एक तरीकेकार बन गया है। हाँ, दूसरे फैसिलिटेशन देते हैं, उनको प्रॉपर्टी देते हैं, उनको बिजली फ्री देते हैं, लेकिन टैक्स का इम्पैक्ट उन पर जरूर होता है, चाहे वो शुरू में कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि स्कॉट फ्री घूमता रहे। तो ये चीजें हैं, ये ओवर द पास्ट जो भी हुकूमतें आई हैं उनके सबका बिगाड़ है। इसमें इस बिगाड़ को आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते, आपको ये तो नजर आएगा, लेकिन ये कोई आम जो टैक्स फाइलर्स हैं उनका इनका कंपैरिजन नहीं है। इन्होंने बड़े अच्छे टाइम गुजारे हैं, बड़े एग्जेम्पशंस के चीजें गुजारी हैं, बेनिफिट लिया है, जीरो रेट का बेनिफिट लिया है, हर चीज ली है। इनके खिलाफ जो अगर ये कानून को फॉलो नहीं करें, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सर 10 लाख रुपए तक FBR जुर्माना करेगा। FBR कहता है कि एक कैंपेन हम चलाएंगे, उसमें डोर टू डोर जाकर जो है वो पकड़ेंगे। तो सर इसका कोई गलत इस्तेमाल भी आप देख रहे हैं या आपको लगता है कि ये इस्लाह की जानिब एक कदम है? सर मैं और आप इसी मुल्क में रहते हैं, गलत इस्तेमाल तो होता ही है यहाँ पे, और इस गलत इस्तेमाल की वजह से ये मसाइल बढ़ते हैं। और हम आपको देखें FBR जो है इस वक्त उन लोगों को भी नोटिस दे रहा है जो कि जिनके बैंक अकाउंट में बच्चों ने बैंक अकाउंट खोले, उनको भी नोटिस दे रहा है FBR, और उनको भी नोटिस दे रहा है जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है। तो आप अपना होमवर्क किए बगैर ये काम तो करेंगे और तो ये मसाइल तो होंगे। ये इनको FBR के जो हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत वक्त में लोग बैठे हुए हैं, उनको भी पता है। पॉइंट ऑफ सेल की इंटरगेशन की बात हुई, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ? नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन। आज पेनल्टी लगा देंगे, ऐसे लोगों में पेनल्टी लगाएंगे जिनका टैक्स रिटर्न फाइल हो, उन पे पेनल्टी लगा देंगे। आप ऐसे लोगों में फाइल जिनको रिटर्न फाइल करना बनता नहीं, आप उन पे पेनल्टी लगा देंगे। आप होमवर्क नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, और आप एब्रप्टली चीजों को जो है ना एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। सर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बुनियादी तौर पे मिजाज हमारा यही है कि लोगों को डरा के एब्रप्टली जो है वो उनके ऊपर हमलावर होके चीज़ों को किया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब। नाज़रीन यहाँ पर प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है। बात इख्तिताम पर जो अनवर काशिफ साहब ने ये की थी कि लोगों को राग़िब करना है आपने टैक्स देने की तरफ, लोगों को राज़ी करना है टैक्स देने की तरफ, और जो टैक्स दे रहे हैं उनको सहूलत देनी है बजाय इसके कि उनको डराएं, उनकी सिम में बंद करें। अगर वो टैक्स जो है वो उन्होंने रिटर्न नहीं भरे तो आप बार बार कहेंगे 30 आखिरी डेट है। अच्छी बात है कि डेडलाइन को पूरा होना चाहिए, लेकिन डरा धमका कर मुल्क या रियासतें चली नहीं करती। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।